हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग देखिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर था, पेपर थर्ड हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देख लिया था। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर देखेंगे, जहाँ पे आपको 150 प्रश्न आएंगे और ये आपका लास्ट सितंबर में एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। ठीक, हालाँकि अभी जो सब्जेक्ट वाइज डेट है उसका यहाँ पे विभाजन नहीं दिया गया है कि कब कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल उन्होंने एक एस्टिमेट दे दिया है कि हाँ ये टाइम के बीच आपका पेपर होना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो प्रीवियस ईयर रिवीजन का सीरीज हम लोग यहाँ पे चालू करे हैं, तो थर्ड पेपर हम लोगों ने 100 प्रश्नों का एक ही वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 150 प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपका बड़ा हो, लेकिन 150 प्रश्न एक ही वीडियो में देखने का मतलब कि यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हम आंसर आपको बताएंगे और आंसर का डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि जब डिटेल जाएंगे तो यहाँ पे 10 से 15 प्रश्न ही 1 घंटे में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे केवल उसका उत्तर जो ऑफिशियल की से दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल की ये आप चाहे इसका PDF आपको चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या आप खुद जाके RPSC की साइट पे ये पूरा पड़ा है, वहाँ से ले लीजिए। वहाँ PDF जो आंसर की है वो भी वहाँ पे पड़ी है। तो ये देखिए आपका 2014 का ये रहा है और एग्ज़ाम इसका हुआ है 2016 में, ठीक, की आपका अगस्त के आसपास आई है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रश्न है इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर उससे जुड़ना चाहते हैं, या RPSC कॉलेज लेक्चरर की बैचेज आपके जल्दी यहाँ पे 25 के आसपास स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप करिएगा तो वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा वहाँ ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि बालसन जो है किससे संबंधित होता है। ठीक, बालसन आर एसोसिएटेड विद हिमानीकृत स्थलाकृति से, या काष्ठ से, या शुष्क स्थलाकृति से, या बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। ठीक, तो बालसन की हम लोग बात करें तो बालसन आपने देखा होगा कि ये मरुस्थलीय जो आप काष्ठ स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं उसमें तो नहीं आता है, हिमानी में भी नहीं आएगा, शुष्क में आएगा, क्योंकि जो मरुस्थलीय भाग होता है वहाँ पे उच्च भूमियाँ जो होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उनसे घिरी हुई जो बेसिन होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पर्वत हो गया, यहाँ पे हो गया, इनसे घिरी हुई जो बेसिन है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, इसमें चारों दिशाओं से, चूँकि ये बेसिन है तो गहराई इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ से क्या होगा, छोटी छोटी जो सरिताएँ हैं यहाँ पे आपका पानी लाके एकत्रित करती हैं, जिससे क्या होता है एक प्रकार की झील बन जाती है जो ये बेसिन है। और जब झील ये सूख जाती है तो इसमें सिल्ट या नमक का निक्षेप भी देखा जाता है। ठीक, और कहीं यहाँ पे इसकी जो तली है क्या ऊंची नीची भी होती है, तो इसे प्लाया भी कहते हैं। देखिए बालसन को प्लाया भी कहा जाता है, ये हमने कराया भी है। आप जब जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर देखेंगे उसमें हमने बालसन को भी कराया, प्लाया झील क्या होता है, सभी चीज़ों को उसमें बताया है। तो ये जो बालसन है ये मैक्सिको और दक्षिणी पश्चिमी USA में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जो सूख जाती है झील तब उसे क्या बोला जाता है, वही आपका बालसन कहा जाता है, जो बेसिन होती है। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये शुष्क स्थलाकृति से संबंधित ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने डिटेल में किया क्योंकि ये आपको समझाने के लिए किया गया है। तो इसी तरह से यदि हम लोग डिटेल देखेंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखने में भी समस्या होगी। तो हम लोग केवल यहाँ पे ये टारगेट रखते हैं कि केवल आप जो दिया गया है ऑफिशियल की से और जो प्रश्न है उसका केवल उत्तर रट डालिए। तो चलिए देखते हैं, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताप बादल पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मुक्ताप बादल जो है, मुक्ताप मेघ, ये आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। लगभग 15 से 20 मील इनकी ऊंचाई होती है और ये हल्के या मयूर के आकार का इनका आकार होता है। ठीक, ये मेघ ज़्यादातर उच्च अक्षांशों में जैसे नॉर्वे हो गया, अलास्का हो गया, यहाँ पर ये दिखते हैं ज़्यादातर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चिनूक पतझड़ में चलती है, बोरा सर्दियों में, फॉन बसंत ऋतु में, गिबली गर्मियों में। तो देखिए ये पेपर सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, या फिर आपके GS वाले इसमें फ़ायदेमंद रहेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए GS का ये प्रश्न है,
कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा प्रश्न है। तो चिनूक जो है पतझड़ में चलती है, बोरा सर्दियों में चलती है, ये आपका सही है। फान बसंत ऋतु में सही है। गिबली गर्मियों में, जो स्थानीय पौने अलग अलग जगहों की, ठीक। चिनूक जो है ये आपका पतझड़ में नहीं चलती है, बल्कि जब ठंडी होती है तो चिनूक जो राकी पर्वत है उसके ढालों पे ही से क्या करता है, ये गर्म पवन होती है तो ये बर्फ़ को हटा देती है वहाँ से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, तो हिंदी पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम ज़्यादा यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा को ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आर्द्रता की प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा को, तो इसमें जो आपका निक्षेप आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, अनुकूलतम आर्द्रता, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा फोर्थ का 2। विशिष्ट आर्द्रता को जो है ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, ठीक। ये हमने कराया भी, आप लोग देखिएगा क्लाइमेटोलॉजी में है। अगला देखिए अस्वच्छांश क्या है? आसान सा प्रश्न है ये। 40 से 50, 25 से 30 या 30 से 35 या फिर 45 से 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 35 को अस्वच्छांश कहा जाता है। इसके पीछे कहानी भी है, ठीक। तो यहाँ पे कहानी हम लोग नहीं जानेंगे कैसे इसका अस्वच्छांश नाम दिया गया, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH, कोपेन का हमने कराया है, कोपेन थार्मोमीटर तीव्रता सबका कराया हूँ, ठीक। तो सारे वीडियो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, पेड कोर्स में भी उसका PDF और उसमें प्रैक्टिस भी कराया गया, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH क्या है? तो बी उन्होंने क्या बोला था कि जो शुष्क क्षेत्रों जहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक। तो कम वर्षा यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। WH का मतलब यहाँ पे देखिए निम्न अक्षांशीय मरुस्थल जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। उष्ण यानी गर्म, निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। अगला देखिए यहाँ पे मैच कराना है तो हम लोग आ जाते हैं हिंदी वाले पोर्शन में, ठीक। एक तरफ जलवायु दिया गया है और दूसरी तरफ आपका क्षेत्र दिया गया है। 7वां प्रश्न है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए AW, AMW, AW, BSSW, CWG है। नेट में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ये अलग अलग बार एक एक प्रश्न बना के दिया। अब यहीं पे इन्होंने क्या किया है, इसको मैच कराने के लिए दे दिया है। तो आपको क्या करना है, AMW क्या हो जाएगा? अब देखिए ये किस संदर्भ दिया? भारत के संदर्भ में। कोपेन का वर्गीकरण भारत के संदर्भ में, तो भारत को कोपेन के अनुसार जब आप डिवाइड करेंगे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं AMW आपका ये गोवा के दक्षिण में, भारत का जो पश्चिमी तट है उसके अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें तो AW के अंतर्गत क्या आएगा? AW में आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अधिकांश भाग। BSHW में आपका आ जाएगा प्रायद्वीपीय का जो आंतरिक भाग है, या अरावली या पश्चिमी ढाल हरियाणा क्षेत्र यानी जो मरुस्थल वाले एरिया है। CWG तो जो मैदान है आपका विशाल मैदान, CWG में ये आ जाता है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। आगे देखिए कथन और कारण यहाँ पे दिया गया है, तो 8वां नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश वाला भी देखते रहिएगा। उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा गर्म रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका अलग अलग एरिया भी बता दिया है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए जो उष्णकटिबंधीय में पूछ रहा है कि उष्णकटिबंध में महासागर के जो पूर्वी तट होते हैं, ठीक, ये पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो पश्चिमी तट हैं, ठीक, जो पश्चिमी यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, तो पश्चिमी तट अधिक गर्म नहीं रहते हैं। उष्णकटिबंधीय में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो दे रहा है ये समशीतोष्ण कटिबंध में जो पश्चिमी तट कह रहा है कि पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि उष्णकटिबंध में जो पूर्वी तट है ये पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका रंग हो जाता है,
इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित है। ये बात सही है कि जहाँ से जो धारा है ठंडी धारा गई को उसके तट वाले क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। गर्म धारा का प्रवाह हुआ तो गर्म हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका आर सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया है ग्रहों की जननी की स्थिति। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण स्थिति में है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण स्थिति में है तो कौन सा ज्वार आएगा, तो इसे कहेंगे उपभू ज्वार। ठीक, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी स्थिति में होंगे तब उसे क्या बोला जाएगा, ये आपका क्या है, देखिए सूर्य, मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र के समकोण पे है, यानी ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तब क्या होगा, दीर्घ ज्वार तो आएगा नहीं, क्योंकि जब सीध में रहेंगे तब दीर्घ ज्वार आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसी स्थिति होगी, क्योंकि इसका फोर्स इधर काम करेगा, इसका फोर्स इधर काम करेगा, दोनों अलग अलग दिशाओं में फोर्स काम कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिलान में, ये आपका लघु ज्वार आ जाएगा। ठीक, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो तीनों, तब क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएगा। और जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के समीप होता है तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं उपभू। और जब उससे दूर होता है तब बोलते हैं अपभू। अप यानी कि दूर, उप यानी कि उसकी अपेक्षा नज़दीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का 1। अगला देखिए 10 नंबर पे, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे या फिर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम पे या दक्षिण अमेरिका। तो जो हम्बोल्ट या पेरू, तो पेरू आप देखेंगे कहाँ पे है, ये आपका हो गया यहाँ पे है पेरू। ठीक, पेरू बोली गई एक सीमा पे, यहाँ पे कौन सी झील है, टिटिकाका झील है। तो ये क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे। ठीक, तो ए यानी कि 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से, जीव समूह और उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंधों के माध्यम से, पर्यावरण और अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, भौतिक रासायनिक पर्यावरण के माध्यम से, इकोसिस्टम फंक्शंस थ्रो। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो आयोग ने आंसर दिया था इसको डिलीट कर दिया था इस प्रश्न को। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशीलता का मतलब कि उसमें जीव समूह भी आ गए, पर्यावरण भी आ गया। ठीक, ये भी आ गया क्रियाशीलता में, ये भी आ गया क्रियाशीलता में। ठीक, भौतिक रासायनिक काम भी इसमें होते हैं, तो इसीलिए इसको डिलीट कर दिया कि इसमें कई आंसर सही थे। अगला देखिए कि इसको मिलाना है कंट्री और ग्रासलैंड। देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए टेट सीटेट वाले प्रश्न आ गए, देश और घास के मैदानों को यहाँ पे आपको मैच कराना है। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में आपका बेल्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी हो गया, दक्षिण में आपका पंपास हो गया। ठीक, तो 1 का 4 हो गया। ठीक, 1 का 4 यानी कि 12 का आपका 1 का 4 देखिए 1 नंबर पे मिल गया। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये नैसर्गिक आहार श्रृंखला है, इसमें अलग अलग पोषण स्तरों का अनुक्रम आपको दिखाना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका दिख जाएगा, देखिए पहले क्या होता है कि उसमें जो स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फिर स्वपोषी को कौन खाता है, शाकाहारी लोग, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को सर्वाहारी, सर्वाहारी जब मर जाता है तो कौन खाता है, अपघटक। तो राइट आंसर इसमें 2 हो जाएगा। ठीक, स्वपोषी में मान लीजिए कि आपका कौन सा हो गया, पेड़ पौधे हो गए। ठीक, पेड़ पौधों को कौन खाएगा, मान लीजिए आपके मेढक महोदय खा लिए या खरगोश खा लिया, बकरी खा ली, ठीक, बकरा खा लिया, जो भी, उसको फिर क्या करेगा, शेर खाएगा। उसके बाद सर्वाहारी यानी मनुष्य। ठीक, मनुष्य सब कुछ खाता है, मनुष्य जब मर जाएगा तब मनुष्य को क्या खाएगा, अपघटक, जो डिकम्पोजर होते हैं। तो राइट आंसर आपका 2। अगला देखिए फूड वेब क्या होता है, आहार जाल क्या होता है। चलिए यहाँ पे आपका 14 नंबर का प्रश्न है ये, आहार जाल। तो आहार जाल एक सीधी कड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाल, अनेक पोषण स्तरों वाला मध्यम आकार का जाल, एक वृत्तीय जाल या आहार श्रृंखला का अंतःग्रंथित जाल। तो आहार जाल यानी फूड चेन क्या होता है, जो फूड श्रृंखला होती है उसी का ये एक चेन होता है। ठीक, एक सीरीज होती है, इंटरवोवन फूड चेन, आहार श्रृंखला। ठीक, तो इसमें आंसर आपका 14 का 4। अगला देखिए 15 नंबर दिया है कि प्रसंभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म, हमने बताया भी है, पीजीटी वालों में भी कराया है, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा गया है।
ये सारे प्रश्न जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सारे प्रश्न हमने आपके नेट वाले में कराए हैं। ठीक, जब आप उस कोर्स में शामिल होंगे आप देखिएगा खुद ही जो है उसमें सारी चीज़ें आपकी ये कराई गई हैं। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म यानी कि प्रसंभाव्यवाद। तो प्रसंभाव्यवाद किसका है? तो ये OH के स्पार्ट ने दिया था, स्पिट ने। ठीक, अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछ ले रहे हैं, ये आप बताइए क्रियात्मक संभववाद किसका है? ठीक, क्रियात्मक संभववाद किसने दिया है? यहाँ पे देखिए प्रसंभाव्यवाद, संभववाद तो आप जानते हैं ब्लाम्स हैं। ठीक, और नवनियतिवाद तो आपको जानते ही हैं। यहाँ पे आप बताएंगे क्रियात्मक संभववाद किसका है। चलिए 15 नंबर के प्रश्न में आपको एक जवाब देना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे अरब जोग्राफर को, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया, PGT में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अल मकदसी है, अल बेरूनी है, अल मसूदी है, अल इदरसी है। तो 14 जलवायु प्रदेशों के विभाजन के लिए किसे जाना जाता है? अल मकदसी या अल मकदसी। ठीक, तो 16 का 1 है ये। और आप लोग ये बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी के बारे में कौन अरब भूगोलवेत्ताओं ने बात किया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखें 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी टियोलॉजिकल, ठीक, यहाँ पे देखिए टियोलॉजिकल अप्रोच किसका है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच जो है आपका कार्ल रिटर महोदय का है। जब आप हम्बोल्ट कार्ल रिटर कांट वारेनियस, हम्बोल्ट कार्ल रिटर को हमने पढ़ाया भी है PGT में, आप कार्ल रिटर को पढ़ेंगे वहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया कि ये एक प्रकार के उद्देश्यवादी अप्रोच रखने वाले जोग्राफर हैं। ठीक, अगला देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 18वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया कि रैडजिल का कार्य आधारित है किस संकल्पना पे? तो रैडजिल का जो वर्क था वो किस संकल्पना पे आधारित है? तो रैडजिल ने भौतिक पर्यावरण में मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया था। ठीक, यहाँ पे देखिए कि फिजिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी, इस संदर्भ में इनका विशेष योगदान रहा है। भौगोलिक और भौतिक और सांस्कृतिक पक्ष में ये विभाजन नहीं करते हैं। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, क्या इन्होंने कहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया, ये इन्होंने कहा। भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक रीटर है, इन्होंने कहा था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी 18 में 3। 19 में आते हैं, 19 में देखिए भूगोल में पैराडाइम का यूज ऑफ मॉडल इन ज्योग्राफी केम इनटू बीइंग, यानी भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 के 1930 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक, तो भूगोल में जो पैराडाइम आया, मॉडल आया, मॉडल का प्रयोग, प्रतिमान और पैराडाइम अलग दोनों चीज़ें, थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो भूगोल में जो मॉडल्स के उपयोग करने को मिला ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिला। ठीक, उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न आपका दिया है कि अ न्यू ज्योग्राफी ऑफ 1950s वाज कैरेक्टराइज्ड बाई एम्फेसिस ऑन, यानी कि 1950 के दशक की जो नूतन भूगोल है उसमें कौन सी विशेषता, उसकी अभिलाक्षणिक विशेषता ज़्यादा मिलती है? तो अनुभविक जांच पर बल दिया गया? नहीं। सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्ष पे? नहीं। स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधि और मॉडल्स का प्रयोग हुआ? तो ये आपका देखिए राइट है, क्योंकि मॉडल्स का प्रयोग शुरुआत आपका 1950 के दशक के बाद हुआ। तो भूगोल में उसी समय माना गया कि भूगोल जो है, गणितीय भूगोल की संकल्पना भी उसके बाद आई, भूगोल के वैज्ञानिक पक्षों की बात की गई उस समय। ठीक, पारिस्थितिकी की बात पहले की चीज़ है, अनुभविक जांच ये भी पहले की, सामाजिक मुद्दों को भी पहले ही सॉल्व कर लिया गया। बाद में आया स्थानीयकरण सिद्धांत, मात्रात्मक विधियाँ, मॉडल्स का प्रयोग 1950 के बाद। अगला प्रश्न देखिए, बीच वन ऑफ द स्कॉलर प्री मॉडर्न पीरियड क्लियरली एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमेटिक। देखिए प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। यानी कि जो RPSC कॉलेज लेक्चरर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर UGC नेट का सॉल्व कर लीजिए। ठीक, UGC नेट का यदि आप सॉल्व करें तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतः कौन स्थापित करता है? तो ये महोदय हैं वर्नियस। ठीक, हालांकि इसमें हम्बोल्ट ने भी बात कही है, लेकिन यहाँ पे जो स्पष्ट विभाजन आपको देखने को मिलेगा प्रादेशिक और क्रमबद्ध का, तो ये वर्नियस ने किया था। ठीक, ज्योग्राफी जनरलिस्ट इनकी एक बुक भी है,
चलिए 22 की हम लोग बात करें तो कौन सा संकल्पना विडाल डी लाब्लांश से संबंधित है? दृश्य भूमि जीव विस्तार, या फिर मैथमेटिकल ज्योग्राफी, या फिर टेरेस्ट्रियल होल यानी पार्थिव संपूर्णता, या दृश्य भूमि। चलिए ये भी आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा टेरेस्ट्रियल होल यानी पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना जो है ब्लाम्स ने दिया है। पार्थिव एकता का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखें कि आथर और बुक के बारे में मिलान करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ आपका ग्रंथ दिया गया। पी गोल्ड हैं, हैगेट हैं, सैम्पल और हटिंगटन। मेंटल मैप, ठीक, मेंटल मैप दिया है। तो मेंटल मैप किसका? गोल्ड, इस पी गोल्ड का है मेंटल मैप, ठीक। इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफी इन्वायरमेंट किसका है? ये आपका हो जाता है कुमारी सैम्पल का 1911 वाला है ये, ठीक। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी पीटर हैगेट का है, ये हमने कराया भी है, आप देखिएगा पीजीटी वाले में भी कराया है, नेट में भी इसका कराया गया है। हटिंगटन की बात करें तो इनका आपका मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये मेन स्प्रिंग हटिंगटन का है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 24। यहाँ पे देखिए टेलर, ग्रिफिथ टेलर के बारे में दिया गया है। अच्छा सा प्रश्न है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। 24वां प्रश्न है। टेलर ने एक आरेख बनाया था, क्लाइमोग्राफ जिसे कहा गया। तो क्लाइमोग्राफ में उन्होंने 4 दिशाएं अंकित की थी। इन्हीं दिशाओं की पहचान आपको इसमें करना है कि उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को क्या क्या नाम दिया था, ठीक। तो इन्होंने आपका ये अलग अलग दिशाओं की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो इनका दिया गया है, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, ठीक। अलग अलग ये दिशाएं भी इन्होंने निर्धारित की है, उसका क्रम आप यहाँ पे सही बताएंगे कौन सा होगा। तो देखिए उन्होंने जो ये आपका उत्तर वाला पार्ट हो जाता है, ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है। जब उनका आप चाहे गूगल ही कर लीजिए क्लाइमोग्राफ टेलर का, ये हमने कराया भी है, ठीक। टेलर का क्लाइमोग्राफ आप करिएगा तो उसमें जो आपका सही क्रम ये मिलेगा, स्कॉर्चिंग, मगी, कीन और रा, ठीक। ये इस तरह से क्रम आपको मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए पिंक का मॉडल आ गया है, ये हमने कराया है इसको भी, ठीक। तो दिया हुआ चित्र जिसमें पिंक के अपर्दन चक्र का वक्र निर्देशित करता है, निम्न लक्षणों में से किसको दर्शा रहा है ये? तो दर्शाने का लक्षण यहाँ पे देखिए पिंक और डेविस का, दोनों का कंपैरिजन स्टडी आपको आवश्यक है करना। इसका हमने कराया भी कंपैरिजन में कि डेविस का क्या मानना था, पिंक का क्या मानना है, पिंक ने डेविस में किन मानों में संशोधन किया, जबकि डेविस का जो पिंक का ज़्यादा सही है। लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? डेविस का ज़्यादा। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो आपका पिंक ने मॉडल दिया था तो ये इनका ना तो इंग्लिश में था बल्कि इनका एक जर्मन लैंग्वेज में था, जबकि डेविस ने अमेरिका के हैं वो तो इंग्लिश में उन्होंने लिखा, इसलिए लोग ज़्यादा आसानी से उसको पढ़ पाए। और उनका जो जर्मन लैंग्वेज का इंग्लिश रूपांतरण हुआ वो भी उतना सही ढंग से नहीं हो पाया, ठीक। तो इसीलिए इनका ज़्यादा फेमस है डेविस का, पिंक का कम फेमस है, ठीक। लेकिन ज़्यादा सही जो आपका है वो आपके पिंक का महोदय का ही है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ इन्होंने ग्राफ में दिखाया हाइट, एक तरफ टाइम, ठीक। ग्राफ में आप देखेंगे, इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये आपका दिया है कि ए स्थिति में केवल उत्थान हो रहा है। तो ए स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए। तो पिंक ने क्या बोला था कि उत्थान ज्यों होगा त्यों क्या होगा, अपर्दन होगा। तो यहाँ पे देखिए ए में क्या है, यहाँ पे केवल उत्थान थोड़ी हो रहा है, उत्थान यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ पे आपका अपर्दन भी हो रहा है, तभी तो ये नीचे आ गया। तो ए तो आपका नहीं होगा पहली स्थिति, ठीक। दूसरे में आइए, ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर है। ए स्थिति में बी की अपेक्षा, यहाँ पे देखिए बी वाला ये हो गया, या सपोज आप बी वाला ये मान लीजिए ग्राफ, ठीक। यदि ये आप बी ले रहे हैं, ये ए ले रहे हैं, तो कह रहा है कि ए स्थिति में ए जो आपका दिया गया बी की अपेक्षा कम उत्थान है, निम्न उत्थान दर को ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर को दिखाया जा रहा है। तो ऐसा इसमें नहीं है, ठीक। यहाँ पे उत्थान भी ज़्यादा है, अपर्दन भी ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान है। तो बी में देखिए पहले में क्या है, पहले में आपका
उत्थान कम है लेकिन अपर्दन ज़्यादा। दूसरे में आप देखेंगे उत्थान बढ़ गया है और अपर्दन थोड़ा इसकी अपेक्षा ए की अपेक्षा कम हुआ है। ठीक, तो इसलिए आपका ये राइट हो जाए, क्योंकि बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा उत्थान अधिक है। उसके बाद आइए ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन है। ई स्थिति में डी की अपेक्षा क्या अपर्दन उच्च है, इसीलिए तो ग्राफ नीचे चला आया। ठीक, डी में यहाँ पे अपर्दन इसकी अपेक्षा कम है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि ई स्थिति में डी की अपेक्षा जो उच्च अपर्दन है, तो ये आपका राइट हो गया। ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग होगा बताया भी गया कि बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर है, यानी कि ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर को, और ए दिया है उत्थान तो लगभग बराबर ही है लेकिन अपर्दन यहाँ पे ज़्यादा तेज है, तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और 4। ठीक, यदि यहाँ पे आपका देता 2, 3 और 4 तो ये और ज़्यादा सही होता, क्योंकि 2 में जब आप यहाँ पे आएंगे इस स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। ऑफिशियल की में आपका ऑफिशियल की में भी यही आपका दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है। आगे हम लोग बात कर लें। ठीक, 26 नंबर है। अब देखिए ये तो अनअकैडमी पे यदि एक भी वीडियो आपने ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का देखा होगा, पहले दूसरी वीडियो में ही ये चीज़ें हमने मेंशन किया है। जो हिमालय का विभाजन है, एक होता है प्रादेशिक, एक होता है, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक, वर्टिकल में आपका क्या आता है, वर्टिकल में आ गया जैसे महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया, ये आपका वर्टिकल विभाजन हो गया हिमालय का। और रीजनल विभाजन कैसे किया जाता है, रीजनल जो प्रादेशिक विभाजन होता है उसका, तो अलग अलग जो जैसे कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, ये सभी हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं तो ये भी आप देख लीजिए। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब और असम। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लें। ठीक, तब यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे दिखेगा। चलिए मैप ही बना दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा ये रफ मैप है, बस समझने के लिए आपका ज़्यादा सही है ये। तो यहाँ पे कह रहा कुमायूं हिमालय, यानी कि देखिए कुमायूं हिमालय कहाँ से आपका, सतलज, ये सिंधु और सतलज। ठीक, यहाँ से आपका सिंधु निकली, ये आपका सतलज, तो इनके बीच आपका कुमायूं हिमालय हो गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, नेपाल हिमालय है। तो नेपाल में यहाँ पे आपका सतलज हो गया ये बॉर्डर पे, इधर आपका हो गया कौन सी नदी, यहाँ पे देखिए कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किनके बीच है, कुमायूं हिमालय आपका हो गया सिंधु और सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 26 जो दे रहा है, तो 26 की हम लोग बात कर लें। यहाँ पे आपका एक तरफ सूची 1 दिया है, सूची 2, फिर हिमालय के प्रादेशिक विभाग की बात किया है, फिर सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ दिया है। ठीक, अब आइए यहाँ पे हम लोग मैप के थ्रू ही देख लेते हैं। यहाँ से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे ऊपर आपका कौन सा है, पंजाब हिमालय, यहाँ पे आपका सिंधु है और उसके बाद सतलज है, इनके बीच आपका कौन सा हो गया, पंजाब हिमालय। ठीक, यानी पी। उसके बाद आ गया सतलज और यहाँ पे कौन सी नदी है, काली नदी, इसके बीच कौन सा है, कुमायूं हिमालय हो गया। तो पंजाब हिमालय, सिंधु और ये आपका ए हो गया। ठीक, सी, सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं आपका हो गया सतलज और काली के बीच। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका हो गया काली नदी और इधर कौन सी नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी है। ठीक, काली और तीस्ता के बीच आपका नेपाल हिमालय हो गया। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे, इनके बीच आपका असम हिमालय हो गया। तो नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता यानी 2, असम हिमालय आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र यानी डी का 3। तो इससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका 26 का 4। ठीक, नेक्स्ट आइए
पंजाब और हरियाणा, कथन और कारण दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि कथन में पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में गेहूँ उत्पादन के लिए आदर्श राज्य हैं। तो ये बात सही है, ठीक, ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। और इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वरक भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा, भौगोलिक दशाएं भी मिलती हैं। ये भी बात सही है, सही व्याख्या भी हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपका राइट हो गया 1। आगे देखिए यहाँ पे दिया कि योजना आयोग और राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी ने भारत को, देखिए ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? 14, 15, 16, 17, ठीक। तो कितने में? 15। योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसको हमने कराया भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। आगे देखिए पुरुष महिलाओं में साक्षरता 2011 में न्यूनतम अंतर कहाँ पे था? तो न्यूनतम अंतर ये आपका मिजोरम राज्य में है, पुरुष और महिला साक्षरता में, याद रखिएगा। इसी तरह से आपका लिंगानुपात में भी बताता है कि न्यूनतम अंतर किस में है। तो इसमें आपका मिजोरम हो गया, ठीक। आपके लिए प्रश्न क्या है यहाँ पे? लिंगानुपात आप चेक करिएगा किसमें लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए राज्य हो गया और जनजातियाँ हो गई, कौन सा राज्य और कौन सी जनजातियाँ किससे संबंधित हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया गुजरात, गुजरात में कौन सी भील हो गई, ठीक। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियां हैं, नागालैंड में आपका मिकिर हो गया, उड़ीसा में जो है खोंड, ठीक। तो इस हिसाब से ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 है, ठीक। तो यानी कि 30 का 3 नंबर राइट हो जाएगा। आगे आइए 31 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें दिया है कि कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियाँ और उनकी ऊँचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में। देखिए अब राजस्थान स्पेशल आ गया, तो इसमें हम लोग बात करें तो इसमें जो पर्वत चोटियाँ और उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सही क्रम इसमें है टाटागढ़, खो, बिलाली और रोजा भाखर, ये पर्वत चोटियों का सही क्रम है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचना दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, ठीक। तो किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है ये? उत्तर पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान, इसी की तरह ये इसका हिस्सा है, ठीक। आगे हम लोग बात करें 33 में, कोपिन का प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा नहीं मिला है? तो राजस्थान का कौन सा इसमें नहीं मिल रहा है? इसमें देखिए, इसमें आपका जो 32 नंबर का प्रश्न फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि राजस्थान में भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? यानी कि वो शुष्क क्षेत्र है राजस्थान, ठीक। तो बृहद मैदान तो नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे आपका देखिए पर्वतीय जो प्रदेश है, यहाँ पे पर्वतीय प्रदेश है नहीं, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यहाँ पे शुष्क वाला क्षेत्र है और मैदान का ही एक पार्ट माना जाता है ये उत्तर के विशाल मैदान का। हालांकि पहले ये माना जाता था कि जो राजस्थान है समुद्र में डूबा हुआ है, तो ये हम लोग राजस्थान स्पेशल जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो 32 का आंसर राइट आपका है कि उत्तर का बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। गलती से हमने आपका यहाँ पे ये बता दिया कि पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश जैसी जलवायु यहाँ पे राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला देखिए 33 नंबर देखते हैं। 33 में देखिए AW आपका कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है कोपिन द्वारा, तो AW दक्षिणी राजस्थान सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, तो ये आपका CWG उत्तरी राजस्थान का नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। BWSW शुष्क मरुस्थल है, सही है। BSSW ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सही है। तो इसमें आपका जो नहीं मिला है CWG है, ठीक, क्योंकि CWG उत्तर का विशाल मैदान है। तो राजस्थान का जो इंदिरा गांधी नहर वाला एरिया हो जाएगा वो उसमें आ जाएगा। अगला देखिए मिट्टी के प्रकार और ज़िले हैं, तो यानी कि ये आपका राजस्थान में मिट्टी के प्रकार और ज़िलों की बात की जा रही है, तो कौन सा मिट्टी का प्रकार या कौन सा ज़िला किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए एरिडोसोल, एरिडोसोल जो है ये आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में है। इंसेप्टिसाइल ये आपका है पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में। वर्टिसोल ये आपका झालवाड़ा, बाना, कोटा, बूंदी में है। अल्फीसोल की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाता है। आगे आइए, शुष्क राजस्थान में शुष्क सागवान के
वृक्षारोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिला कौन सा है? तो इसमें आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पे शुष्क सागौन के वृक्षारोपण हेतु ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 36 देखिए, खनिज दिया है और खनन क्षेत्र दिया गया है। ठीक, तो खनिज और खनन क्षेत्र है, यहाँ पे आपका पन्ना का हो जाएगा टिक्की, गढ़बोर, ठीक, तमड़ा का आपका राजमहल, बागेश्वर, और मैग्नीज लीलावनी, कालाकूटा, तांबा का कोल्हन और भगोनी। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, 36 का जो है 3। उसके बाद आइए 37 नंबर पे, यहाँ पे दिया राजस्थान का क्षेत्र और गायों की नस्लें, यानी कि आपको जो वहाँ की पशुधन प्रजातियाँ हैं उसको भी ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम राजस्थान में राठी पाई जाती हैं, सही है। यहाँ से ये फ़ायदा होगा, थर्ड पेपर में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कांकरेज है, पश्चिमी राजस्थान में आपका थरपाकर है, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में आपका गिर है। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगला देखिए 38 नंबर में दिया है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो वह है NH-76। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें सिंचाई परियोजना और जिलाओं की बात करें, ठीक, 39 नंबर है। तो सिंचाई परियोजना और जिला में आपका कह रहा कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आपका लहासी 12 में राइट है, ये ताकली कोटा में, ये भी आपका सही है। चाकन सवाई माधोपुर में गलत है, ये इंदिरा लिफ्ट बूंदी, ये भी नहीं सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 1 और 2, ठीक, 39 का 3 हो जाएगा। 40 पे हम लोग आ जाएं, तो 40 पे देखिए यहाँ पे दिया गया है अब कौन सा उपकरण द्वारा प्रदत्त पद्धतियों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन है, यानी कि विच आर फॉलोइंग टूल्स यील्ड डेटा दैट आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू बी इंटरप्रेटेड, यानी कि कौन सा डेटा जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंटरप्रेट करने में, यानी उसको व्याख्यायित करने में। प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाज मिति या फिर साक्षात्कार। ठीक, तो जो आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है टू बी इंटरप्रेट, तो वो आपका यहाँ पे शामिल होता है साक्षात्कार। ठीक, आगे आइए, आगे दिया है कि कौन सा कथन सही है। तो शोध से तात्पर्य, शोध विधि तंत्र आ गया, देखिए 41 में शोध विधि तंत्र है। तो शोध से तात्पर्य कुछ नया खोजने का, सामाजिक समस्याओं के अंतिम समाधान का संकल्प कठिन है। शोध का लक्ष्य समस्या और स्थायी समाधान खोजना, शोध का लक्ष्य समस्या का तात्कालिक समाधान खोजना। शोध का मतलब क्या होता है? रिसर्च। प्रश्न है कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है कि शोध का तात्पर्य कुछ नया खोजना, जाहिर सी बात है जो आपके पास है। ठीक, शोध का मतलब कि इसमें आपको क्या चीज़ नई मिल रही है। ऐसा नहीं कि आप इसी चीज़ को लिख दीजिए, कह दीजिए इसमें हमको ये नया देखने को मिला, ऐसा नहीं। उसमें आप संशोधन करिए, कुछ नया बताइए। तो शोध का मतलब होता है कुछ नया खोजना, कोई न्यू रिसर्च करना। ठीक, तो इसमें आपका 41 का 1 हो जाएगा। 42 की बात करें, ठीक, तो 42 में देखिए कि संबंधित साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के चयन में सहायक होती है। तो ये आपका देखिए UGC नेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, ये आपका मिल जाएगा सब। ठीक, तो 42 नंबर में है। यहाँ पे 41 में हम लोगों ने देखा, ठीक, नया खोजने का। 42 में बात करें तो ये भी आपका शोध विधि तंत्र से है। ठीक, 42वां प्रश्न। तो चलिए 42 देखते हैं कि यह विभिन्न, यानी कि कह रहा है कि शोध समस्या के चयन में कौन सी सहायक होती है। यह विभिन्न शोध कार्य से संगतियों की पहचान में सहायक होता है, बात सही है। विभिन्न शोध कार्यों में विसंगतियों की पहचान भी सहायक होती है। यह शोध के अनछुए क्षेत्रों में पहचान में सहायक होती, बात सही है। क्योंकि जो साहित्य समीक्षा होता है उसमें शोध समस्या के चयन में काफ़ी सहायक होती है कि उसकी समीक्षा आप कैसे कर रही हैं। पुनरावृत्ति के वचन में सहायक होती है, ये भी सही है, क्योंकि जो आपकी रिपीटेड उसमें चीज़ें होती हैं उसमें भी हेल्प करता है जो साहित्यिक समीक्षा होती है। ठीक, समीक्षा का मतलब जो आपने लिख लिया है उसको दोबारा से रिवाइज करना। ठीक, तो 42 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें निम्नलिखित में से शोध का चरण। ये देखिए ये भी UGC का डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो 43 में देखिए शोध के चयन में सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई समस्या लेते हैं, उसका चयन करते हैं, उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर जब हमारे पास हाइपोथेसिस हो जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम लोग
जो हाइपोथेसिस बनाए रहते हैं उस पर हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। जब डेटा हमारे पास मिल जाता है फिर डेटा का एनालिसिस करते हैं। जब डेटा एनालिसिस भी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूज़न करते हैं, यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखिए, समस्या चयन में शोधकर्ता को निर्णित करना चाहिए। तो जो समस्या और चयन होता है, यानी कि आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम द रिसर्च शुड बी डिसाइड। तो आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में जो रिसर्चर होता है उसको किस चीज़ का इसमें डिसाइड करना होता है कि शीर्षक, जो टाइटल या वेरिएबल्स होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव के या वेरिएबल टाइटल, ऑब्जेक्टिव या टाइटल को। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो टाइटल होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सभी को डिसाइड करना पड़ता है कौन कौन से वेरिएबल्स आपने लिए हैं। ठीक, अगला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ नोन एज, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रतिदर्श, ये संभाव्यता कह सकते हैं आप। ठीक, प्रतिदर्श तो सैम्पलिंग हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है? डिलिबरेट सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए ये भी आपका सैम्पलिंग से प्रश्न आ गया है। सैम्पलिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 45 का। ये देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी कही जाती है, यानी कि संभाव्यता कही जाती है। अगला देखिए 46 में कह रहा है कि अंतर्वेशन विधि, यानी कि इंटरपोलेशन मेथड कहाँ पे उपयोग की जाती है? अंतर्वेशन विधि का उपयोग कहाँ पे होता है? तो अंतर्वेशन विधि का उपयोग आइसोप्लेथ मैप में होता है। ठीक, इंटरपोलेशन सममान रेखा चित्र में। जब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कार्टोग्राफी में तो उसमें आप लोग इसको देख पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जीआईएस के बारे में, जीपीएस के बारे में दिया है। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में गलत किया है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जीपीएस दिया है, यहाँ पे जीआईएस लिख दिया कोष्टक में, हालांकि दिया है जीपीएस। जीपीएस और जीआईएस दोनों में अंतर होता है। जीपीएस आपका स्थिति का विश्लेषण करता है, जबकि जीआईएस सूचनाओं के एकत्रण की बात करता है। ठीक, तो जीआईएस में जीपीएस शामिल हो सकता है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग में कितने भाग होते हैं, यानी कि जो जीपीएस है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो जीपीएस को जो है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीपीएस हमने पढ़ाया भी है, अब आप लोग बताएंगे कितने भाग हैं उसके। आगे देखिए, यानी कि आसान से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, इसमें दिया है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और इसमें एक तरफ दिया गया बिंदु मानचित्र, चक्रारेख और वर्णमात्री समताप रेखाएं। तो समताप रेखाएं सबसे पहले ही मिला लीजिए। ठीक, 48 हम लोग देख रहे हैं, तो समताप रेखा सबसे पहले ही मिला लीजिए। समताप रेखा किससे मिल जाएगा? इंग्लिश में देख लीजिए, आइसोथर्म दिया है। ठीक, समताप रेखा का आइसोथर्म दिया गया है। ठीक, तो बिंदु मानचित्र जो है किससे, डॉट मेथड का उपयोग कहाँ पे होता है? पॉपुलेशन जब डिसाइड किया दिखाया जाता है पॉपुलेशन, तो वहाँ पे हम लोग डॉट मेथड ही तो यूज करते हैं, डॉट दिखाया जाता है। ठीक, समझ में आई बात? उसके बाद चक्रारेख कहाँ पे होता है? तो चक्रारेख आपका भूमि उपयोग के जो आंकड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका वर्णमात्री का उपयोग कहाँ पे होता है? तो वर्णमात्री विधि का जो उपयोग होता है ये आपका जनसंख्या घनत्व के लिए। ध्यान रखिएगा, डॉट मेथड जनसंख्या विन्यास, पॉपुलेशन डेंसिटी, वर्णमात्री। समताप रेखाएं आइसोथर्म्स की बात करें तो टेम्परेचर की बात करता है ये। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का 1। चलिए 49 पे आते हैं। 49 में भी आपका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात किया है। चलिए इसमें भी आपका वही चीज़ है, प्रैक्टिकल वाला ही पार्ट है। देखिए, सम्मान रेखा, बिंदु, विकिरण आरेख, तारक आरेख। अब देखिए बिंदु मानचित्र आपने उसमें भी देख लिया। ठीक, तो इसमें भी देख लीजिए बिंदु मानचित्र का क्या हो जाएगा। बिंदु मानचित्र आपका जनसंख्या विन्यास, तो बी का 2 यानी कि हमारे पास 1 और 3, यही 2 बचे और सब गलत हो गए दोनों ऑप्शन। अब देखिए सममान रेखा से क्या होता है, सममान रेखा भी यहाँ पे आपका दिया है 1 का 4, यानी कि संक्रामिक प्रकृति का विन्यास। अब हमारे पास मिल गया विकिरण आरेख और तारक आरेख। ठीक, विकिरण आरेख और तारक आरेख।
तो उसके बाद आते हैं सी पे, विकिरण का मतलब हो गया सहसंबंध की प्रकृति ये बताता है। तारक आरेख जो है पवन की दिशा को बताता है। तो राइट आंसर आपका हो गया 3। ठीक, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं, आइसोप्लेट डॉट, स्कैटर डायग्राम, स्टार डायग्राम। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है मानचित्रों के प्रक्षेप के बारे में। जो मानचित्र प्रक्षेपों का कौन सा लक्षण सही है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बाण तथा बहुशंकु प्रक्षेप के संशोधित रूप हैं। बाण तथा बहुशंकु प्रक्षेप के, यहाँ पे देखिए इंग्लिश ही देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में आपका दिया है कि बोन्स एंड पॉलीकोनिक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, यानी कि जो बोन है और पॉलीकोनिक है, ठीक, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक, यानी बहुशंकुक प्रक्षेप के संशोधित रूप हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख रहा है कि दूसरा देखिए, सिंपल सिलेंडर इज नाइदर एन इक्वल आर नार ट्रू शेप। हालांकि देखिए ये वाला जो प्रश्न है इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था, तो जितने डिलीटेड प्रश्न हैं उसको हम अलग से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल टारगेट 150 प्रश्नों का रखे हैं। इसलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, 46 मिनट का हो चुका है। तो 50-50 करके हम लोग 3 पार्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी यहाँ समझने में समस्या होगी या देखने में भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसमें हम लोग केवल 46 प्रश्न ही देखते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे 50 प्रश्न ही यहाँ पे आप लोगों का, ये 50 प्रश्न है, इसी को डिलीट कर दिया आयोग ने। ठीक, जो डिलीटेड प्रश्न है उसको अलग से हम वीडियो बनाएंगे उस पर और उसका एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। 11 नंबर का डिलीट हुआ है, 50 नंबर डिलीट हुआ है। ठीक, और इसके बाद आपका 52 नंबर है, 54 नंबर है, ये सभी डिलीट कर दिए गए हैं। तो टोटल लगभग 5 से 7 प्रश्न हैं जो डिलीटेड हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों डिलीट किया गया, क्या कारण था। तो देखिए आरपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इससे एक अंदाज़ा भी लग रहा है कि बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं। यदि आप पीजीटी जीआईसी को सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से आप कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे।